हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। प्रयोगशाला परिचारक के निशुल्क ऑनलाइन बैच में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में हम पाचन तंत्र को जो है वो आपका आगे बढ़ाएंगे। पूर्ववर्ती दो क्लासेस से हम पाचन तंत्र को डिटेल से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने जो है मुख्य रूप से बकल कैविटी, माउथ कैविटी या मुख गुहा के अंतर्गत लार ग्रंथियों के बारे में, दांतों के बारे में और आपका जीभ के बारे में अध्ययन किया है। यदि आपने ये क्लास नहीं देखा है तो अनिवार्य रूप से इसको देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। यदि आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रयोगशाला परिचारक के नाम से हमारे चैनल पे, वहाँ पे जाकर के आप देखेंगे तो आपको पिछले क्लास की लिंक मिल जाएगी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के अंतर्गत ग्रसनी के बारे में, अर्थात फेरिंग्स के बारे में, ग्रास नली अर्थात ईसोफेगस या ओइसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में अर्थात अमाशय के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत के बारे में, और लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत के बारे में। तो ये कह सकते हैं कि पाचन तंत्र का जो आपका एलिमेंट्री केनाल वाला हिस्सा है, आहार नाल वाला हिस्सा है, ये पूरा आहार नाल वाला हिस्सा हम इस लेक्चर में जो है वो आपका समाप्त कर देंगे। ठीक है। फिर इसमें बच जाता है कौन सा वाला हिस्सा? पाचक ग्रंथि वाला हिस्सा। तो पाचक ग्रंथि में मैंने आपको बेटा तीन ग्रंथि बताए थे। एक मैंने आपको बताया था लार ग्रंथि, एक मैंने आपको बताया था यकृत, और एक मैंने आपको बताया है कि आपका अग्नाशय। जिसमें से तो पिछले क्लास में हम लार ग्रंथि को पढ़ चुके हैं। इसके बाद की जो क्लास होगी हम उसमें कवर करेंगे यकृत और आपका अग्नाशय। उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो जो छात्र पहली बार हमारे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि प्रयोगशाला परिचारक की विज्ञान वाले पार्ट की निशुल्क ऑनलाइन बैच एकेडमी के द्वारा रन की जा रही है, जिससे निशुल्क रूप से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप अपना नाम लिखिए और प्रयोगशाला लिखिए, और स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9691192359, वहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको उस बैच से जुड़ने के लिए ऑटोमेटिक लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस बैच में जुड़ने के बाद आपको पिछले सभी क्लासेस के लिंक के साथ साथ हर क्लास, इवन इस क्लास का पीडीएफ नोट्स भी क्रम से अवेलेबल हो जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात कर लेंगे किसके बारे में? ग्रसनी के बारे में। ठीक है। अब पाचन तंत्र का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तो आप पहले ही मुझसे समझ चुके हैं, तो दोबारा जो है आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाने की जो है आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि जो फेरिंग्स होता है या ग्रसनी होता है, ये बकल कैविटी के जस्ट बाद वाला हिस्सा होता है। मुख गुहा के जस्ट बाद वाला जो आपका हिस्सा है, लगभग बोल सकते हो ये जो गला वाला हिस्सा होता है, इसी को क्या कहा जाता है? फेरिंग्स कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। अब इस ग्रसनी को थोड़ा सा हम अलग दृष्टिकोण से देखें तो ये फेरिंग्स या ग्रसनी जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है। ये फेरिंग्स या ग्रसनी कुछ ऐसे जो है वो आपका दिखाई देगा। अब इस ग्रसनी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको थोड़ा सा आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, जो आपका फेरिंग्स या ग्रसनी होता है, ठीक, इसमें जो है आपका एक दरवाजे नुमा संरचना पाया जाता है, एक कपाट नुमा संरचना पाया जाता है। उस संरचना को कहते हैं इपीग्लॉटिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछ चुका है। अब बेटा आप इसको हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, इसको इपीग्लॉटिस ही कहा जाता है, और इसी नाम से ये प्रश्न जो है वो आपका पूछता है। अब मैंने कहा कि ये इपीग्लॉटिस जो है एक प्रकार की कपाट नुमा या दरवाजे नुमा संरचना है। जैसे ये इपीग्लॉटिस है, ये मैं जो यहाँ पे लाल कलर में आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये इपीग्लॉटिस है। तो ये दरवाजे नुमा संरचना कैसे है उसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे गले के पास दो रास्ते होते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं। एक रास्ता जो आहार नाल की तरफ जाएगा, मतलब आपका ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली फिर अमाशय की तरफ जाएगा, वो वाला रास्ता होता है। ठीक है। आपको पता है कि फेरिंग्स के बाद क्या आता है? इसोफेगस या ओइसोफेगस आता है, ग्रास नली आता है। तो एक रास्ता जो होता है, ये वाला जो आपका रास्ता है, ये वाला जो आपका रास्ता है, ठीक है, एक नली जो है वो आहार नाल की तरफ जाती है, आहार नाल की तरफ जाती है, टू एलिमेंट्री केनाल। ठीक है। किधर जाएगा? एलिमेंट्री केनाल की ओर या आहार नाल की ओर जाएगा। ठीक। फिर एक जो दूसरा रास्ता होता है ना, ये दूसरा जो नली होता है ना, ये फेफड़ों की ओर जाता है।
या बोल सकते हो श्वास नाल की ओर जाता है। टू लंग्स बोल सकते हो या फिर आपका श्वास नाल की ओर जाता है। ठीक है, तो हमारा श्वास नाल और आहार नाल की नली जो है वो ऐसे ब्रांच के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब होगा क्या कि जब हम मुंह से भोजन ग्रहण करेंगे, तो जब नली जुड़ी हुई है, इस भोजन को जाना है किसमें, आहार नाल में। आहार नाल से होते हुए जो है मतलब या फेरिंग्स से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए वो स्टमक में जाएगा पाचन के लिए। लेकिन यहाँ पे तो एक रास्ता और है ना। तो ये जब आप भोजन ग्रहण करोगे तो गलती से भोजन तो इधर श्वास नाल में भी जा सकता है ना, जा सकता है, कभी कभी होता है ऐसा। ठीक है, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ पे दरवाजा है, ऑटोमेटिक गेट है बेटा, यही ऑटोमेटिक गेट है एपिग्लोटिस। जब भी आप भोजन ग्रहण करते हो, ये ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाता है इस प्रकार से, ये कपाट जो है वो बंद हो जाता है। तो जब आप भोजन करते हो तो भोजन जो है आपका इधर श्वास नाल में नहीं जा पाता। रीज़न है यहाँ पे ये गेट इस प्रकार से बंद हो जाता है और भोजन आहार नाल की ओर जाता है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि श्वास नाल और आहार नाल को डिवाइड करने का काम ये इपिग्लोटिस कर रहा है। ये इपिग्लोटिस संरचना कहाँ पाई जाती है, फेरिंग्स या ग्रसनी में पाई जाती है, जो खाने के दौरान इस श्वास नाल को बंद कर देती है, जिससे खाना जो है श्वास नाल की ओर या लंग्स की ओर नहीं जा पाता। बस इतनी बात आपको फेरिंग्स के चैप्टर में या फेरिंग्स वाले टॉपिक में जो है याद रखनी है। मैं इसमें लिख दे रहा हूँ ताकि आप नोट्स में आसानी से पढ़ सको। ठीक है, फेरिंग्स में क्या याद रखना है, इसमें श्वास नाल एवं आहार नाल का जुड़ाव होता है। श्वास नाल और आहार नाल का जुड़ाव होता है। ठीक है, और दूसरा, श्वास नाल में एक कपाट पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, इपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इपिग्लोटिस होता है, ये भोजन के दौरान या जब हम भोजन को निगलते हैं, इस दौरान ये किसको बंद कर देता है, इस दौरान ये श्वास नाल को बंद कर देता है। और जो आपका भोजन है वो श्वास नाल में नहीं जा पाता और आहार नाल में उधर ग्रास नली से होते हुए अमाशय की तरफ बढ़ जाता है। गॉट इट। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो, ग्रसनी, ग्रसनी हमने पढ़ लिया, फेरिंग्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्रसनी के बाद आता है ग्रास नली, इसोफेगस, या उसी को कहा जाता है ओइसोफेगस। ठीक है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, दोनों स्पेलिंग सही है। कई जगह आपको ये जो इसोफेगस है, ठीक है, ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, ये भी सही है। इसोफेगस बोलो या ओइसोफेगस बोलो, हिंदी में क्या कहते हैं, आपका ग्रास नली कहते हैं। ठीक है, अब इस ग्रास नली का क्या काम है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से माउथ कैविटी से हमने देखा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद देखो ये वाला जो रास्ता है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से फेरिंग्स से लेकर के स्टमक तक, जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ, फेरिंग्स से लेकर के स्टमक तक वाला जो आपका हिस्सा है, इसको इसोफेगस कहते हैं या ग्रास नली कहते हैं। ये ग्रास करने का काम है, ये ग्रास करने का काम मतलब निगलने का मेन काम करता है, भोजन को धकेलने का काम करता है या भोजन के संवहन का काम करता है। ठीक है, अब एक तरीके से आप देख सकते हो इसोफेगस किसको किसको जोड़ रहा है। तो ये जो आपका इसोफेगस है, ये फेरिंग्स को जोड़ता है स्टमक से। इस प्रकार का प्रश्न भी बना हुआ है कि इसोफेगस या ग्रास नली किसको किसको कनेक्ट करता है। ये फेरिंग्स को कनेक्ट करता है किससे, स्टमक से। ग्रसनी को जोड़ता है किससे, आमाशय से। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। ठीक, अब एक दूसरे चित्र से मैं इसको बता रहा हूँ, थोड़ा सा केवल इसी में कोई ग्रास नली को ही इसमें जो है वो आपका हाईलाइट किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा तो क्या है भाई, ऊपर वाला हिस्सा फेरिंग्स है, ग्रसनी है। फिर इधर जो थैलीनुमा हिस्सा है, ये क्या है, स्टमक है। ठीक है, अमाशय है। तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों को जोड़ने का काम जो कर रहा है, यही है इसोफेगस, या इसको क्या कहेंगे, आपका ग्रास नली। ठीक है,
अब इसका मेन काम क्या होता है, ये जो इसोफेगस या ग्रास नली होता है, इसकी दीवारों में, ठीक है, इसकी दीवारों में श्लेष्मा का स्त्रावण होता रहता है। श्लेष्मा या इंग्लिश में इसको कहते हैं म्यूकस, है ना। इसकी दीवारों में श्लेष्मा या म्यूकस का स्त्रावण होते रहता है, मतलब एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है, लार के जैसा है, लार नहीं है लेकिन एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। लुब्रिकेंट नेचर का जो है वो आपका पदार्थ होता है। वो क्या होता है कि भोजन को जब आप निकलते हो ना, तो जब वो फेरिंग्स से आगे बढ़ता है, फेरिंग्स आगे बढ़ के जब वो इस ग्रास नली में भोजन गुजरता है, तो ये जो श्लेष्मा है ये चिपचिपा पदार्थ निकालते रहती हैं, जिससे भोजन आसानी से सरक करके इस थैली में या इस अमाशय में पहुंच जाता है। अर्थात इसका जो मेन कार्य होता है, इसका मेन कार्य भोजन का संवहन करना होगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो एक चीज तो आप ये याद रख लो, ये कनेक्ट करता है किसको, ये ग्रसनी को आमाशय से जोड़ता है, ठीक है। ग्रसनी को किससे जोड़ेगा, ग्रसनी को आमाशय से जोड़ेगा, ग्रसनी को आमाशय से जोड़ता है, ठीक है। और इसकी दीवारों में क्या पाया जाता है, श्लेष्मा या म्यूकस का सेक्रेशन होते रहता है। और इसका जो मेन काम होता है, ये भोजन को सरका करके आमाशय में भेजना होता है। इसका मेन काम क्या होता है, संवहन का होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इतनी बातें आपको इसोफेगस या ग्रास नली के बारे में जो है वो याद रखनी है, ठीक। यहाँ मैंने इसको जूम इन करके बताया था, हो सकता है कि आपको नोट्स में ये सही तरीके से दिखाई ना दे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करके रख देता हूँ, ताकि आप नोट्स में इसको आसानी से बाद में भी जो है वो आपका पढ़ सको, ठीक है। ये हो गया इसोफेगस या ग्रास नली का कार्य। तो ग्रसनी देख लिया हमने, ग्रास नली हमने देख लिया, ठीक है। फेरिंग्स देख लिया, इसोफेगस देख लिया। इसके बाद अब ये मेन संरचना आती है, वो है आपका स्टमक, या फिर इसको क्या कहा जाता है, अमाशय। इसीलिए अमाशय कहते हैं क्योंकि ये आम के आकार का होता है ना, मैंगो कुछ इस प्रकार का होता है ना, देखो, आम के आकार की थैली होने के चलते इसको आमाशय कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है स्टमक, ठीक है। अब इससे कई प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके बनते हैं। क्या क्या मेन जो है आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पढ़ने के लिए देखिए साइंस अथाह सब्जेक्ट है भाई, लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर एक टॉपिक में एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं, तो वो तो अथाह है। एक अमाशय के बारे में ही पूरी किताब आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपका देखना है, ठीक है। तो अमाशय जो है एक थैलीनुमा संरचना होती है बेटा, जिसमें जो है भोजन जाकर के एकत्रित होता है, यहाँ पे भोजन जाकर के एकत्रित होता है, ठीक है। और अमाशय में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो आपका अमाशय में होता है। यहाँ पे भोजन का क्या होता है, आपका पाचन, ठीक। भोजन का अधिकांश पाचन या भोजन का मेन पाचन अमाशय के द्वारा जो है वो आपका किया जाता है। और यहाँ पे जो आपका भोजन होता है ना, लगभग 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। लगभग 4 घंटे तक इस अमाशय में जो है वो आपका भोजन एकत्रित रहता है। और अमाशय में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के पाचक रस और एंजाइम आपका निकलते हैं, जो भोजन का पाचन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, और ये भोजन को पाचित करने का काम करते हैं। तो इसके लिए आपको ये समझना है कि जो आपका अमाशय है, इसमें 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, 3 प्रकार की कोशिका जो है वो आपका पाई जाती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, पहले तो आप नाम याद रख लो, फिर इन कोशिका का फंक्शन कार्य मैं आपको बताते हुए चलूंगा। सबसे पहली जो कोशिका है वो है चिप्स सेल, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चिप्स कोशिका, या इसको चिप्स सेल कहा जाता है, ठीक है। एक हो गया चिप्स सेल या चिप्स कोशिका। दूसरा जो कोशिका या दूसरा सेल आपको याद रखना है, उसको कहा जाता है ऑब्जोमेटिक सेल, ऑब्जोमेटिक सेल। ऑब्जोमेटिक सेल या ऑब्जोमेटिक कोशिका को ही पेराइटल सेल भी कहते हैं, पेराइटल भी पढ़ते हैं, पेरिटल भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक हो गया चिप्स सेल, ठीक है, चिप्स कोशिका बोलो या चिप्स सेल बोलो एक ही बात है।
दूसरा ऑब्जोमेटिक सेल या उसी को क्या कहा जाता है, पेराइटल सेल या पेरिटल सेल, ठीक है। और तीसरा जो आपका सेल होता है वो कहलाता है गोबलेट सेल, गोबलेट सेल, ठीक है। इन सेल का आप नाम नहीं याद रखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, लेकिन इन सेल का फंक्शन आपको याद रखना है, इन सेल का, इन कोशिकाओं का कार्य आपको याद रखना है। तो अमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं जो है वो आपकी पाई जाती हैं, चिप्स सेल, ऑब्जोमेटिक या पेराइटल सेल, और थर्ड है आपका गोबलेट सेल। चिप्स, ऑब्जोमेटिक और गॉबलेट, चिप्स सेल, ऑब्जोमेटिक सेल और गॉबलेट सेल। ऑब्जोमेटिक को ही पेराइटल सेल कहते हैं। अभी याद हो जाएगा इनका फंक्शन जब मैं आपको बताऊंगा तो, ठीक है। चलिए अब हम एक एक का फंक्शन देख लेते हैं, एक एक का जो है वो आपका कार्य देख लेते हैं, ठीक। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपका अमाशय है ना, अमाशय की संरचना न इधर है न इधर है बेटा। अमाशय केवल ये थैली है, ये जो थैली है ना यही अमाशय है, इस चीज को दिमाग में क्लियर करके रखना, यही अमाशय का हिस्सा है। ऊपर वाला जो आपका हिस्सा है ना ये तो ग्रास नली है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ग्रास नली है, इसोफेगस जो हमने अभी पहले पढ़ा था। नीचे वाला जो आपका हिस्सा है ना, यहाँ से तो छोटी आंत चालू हो जाता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाता है, छोटी आंत चालू हो जाता है। बात जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रही है। अमाशय बेटा इतना ही है, ये अमाशय है। ऊपर वाला लाइन जैसे ही गए इधर वाला हिस्सा ये इसोफेगस हो जाएगा, ग्रास नली हो जाएगा। नीचे जैसे ही आप एंटर किए ये वाला लाइन से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत चालू हो जाएगा। गॉट इट। अब हम ये 3 प्रकार की कोशिकाओं को देखते हैं, चिप्स सेल, ऑब्जोमेटिक या पेराइटल सेल और आपका गॉबलेट सेल। अब इनके क्या क्या कार्य हैं। बेसिकली इससे स्त्रावित होने वाले जो आपके एंजाइम होते हैं या जो आपके पाचक पदार्थ होते हैं उनको एग्जाम में जो है वो आपका पूछा जाता है, ठीक है। ये जो आपका अमाशय होता है ना, इस अमाशय से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस निकलता है। और ये जो आपका जठर रस होता है ये भोजन का पाचन करने के लिए मेन उत्तरदायी होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है, तो वो भी आपका अमाशय से निकलता है, ठीक है। तो ये तो कॉमन है, लगभग सभी को पता होगा कि गैस्ट्रिक जूस या जठर रस कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है आपका अमाशय से। जो नहीं पता वो मैं आपको बता रहा हूँ, चिप्स सेल, ऑब्जोमेटिक, पेराइटल सेल और गोबलेट सेल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिप्स सेल के बारे में। ये जो चिप्स सेल है बेटा, यहाँ से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 प्रकार के एंजाइम, एक निकलता है पेप्सिन, एक निकलता है रेनिन, पेप्सिन, रेनिन, और एक निकलता है लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम जो है वो आपके निकलते हैं। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम का ये क्या करता है, सेक्रेशन करता है और या फिर उसका स्त्रावण करता है। अब ये एंजाइम है क्या, इनके क्या कार्य हैं, क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूँ एक अलग पेज के माध्यम से। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पेप्सिन के बारे में, ठीक है। पेप्सिन देखो क्या करता है, पेप्सिन का मेन काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन एंजाइम का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन। कैसे ये प्रोटीन को पाचन करता है, प्रोटीन एक जटिल जो है वो आपका पदार्थ होता है। इस प्रोटीन को ये सरलतम पदार्थ पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन को ये किस में बदल देता है, आपका पेप्टोन्स में, ठीक है। इतना जरूर याद रख लेना कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक। उसके बाद दूसरा जो मैंने आपको एंजाइम बताया वो है रेनिन। ये तो कई बार एग्जाम में जो है वो आपका पूछा गया है। रेनिन क्या करता है, जो दूध होता है, दूध में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, कैसीनोजेन, कैसीनोजेन प्रोटीन, ठीक है। ये जो कैसीनोजेन प्रोटीन होता है ये किस में पाया जाता है, दूध में।
इसको ये तोड़ करके सरलतम कैसीन में बदल देता है। इसको ये तोड़ करके किस में बदलता है? कैसीन में। यही दूध के पाचन की प्रक्रिया है, या बोल सकते हो दूध का दही बनने का प्रक्रिया है। बच्चे साधारणतः जो है वो आपके दूध पीते हैं, और उस दूध में कैसिनोजन प्रोटीन होता है, उसका सरलतम रूप है कैसीन। ठीक है, तो कैसिनोजन प्रोटीन को तोड़ करके कैसीन में कन्वर्ट कर देता है कौन? आपका रेनिन। मतलब दूध का पाचन हो गया, दही बन गया, वैसा मान लो। ठीक है, तो दूध के कैसिनोजन प्रोटीन को पाचित करने का मेन काम किसके द्वारा किया जाता है? रेनिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक तीसरा एंजाइम बताया था, लाइपेज। अब इस लाइपेज का क्या कार्य है वो देख लीजिए। ठीक है, लाइपेज जो है बेसिकली लिपिड और वसा का पाचन करता है। लिपिड एवं वसा का जो है वो आपका पाचन करता है। अब ये इस लाइपेज से कंफ्यूज मत होना, आगामी लेक्चर में जब हम अग्नाशय पढ़ेंगे, उस अग्नाशय से भी मैं लाइपेज निकालूंगा। तो फिर आप वहाँ पे बोलोगे सर लाइपेज तो अमाशय के चिप्स सेल से निकलता है। बिल्कुल, लाइपेज जो है वो अमाशय के चिप्स सेल से भी निकलता है, ये अमाशयी लाइपेज है। और लाइपेज जो है अग्नाशय से निकलने वाला भी एक एंजाइम है, वो भी अग्नाशयी लाइपेज है। लेकिन दोनों का काम सेम होता है। लाइपेज एंजाइम का मेन काम लिपिड और वसा का पाचन करना होता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये जो पेप्सिन, रेनिन और मैंने आपको लाइपेज एंजाइम बताए, ये तीनों जो है अमाशय के चिप्स सेल से जो है वो आपके निकलते हैं। जिसमें से पेप्सिन का मेन काम है किसका पाचन करना? प्रोटीन का पाचन करना। रेनिन का मेन काम है दूध के प्रोटीन कैसिनोजेन को कैसीन में बदलना, मतलब दूध का मेन पाचन करना। लाइपेज का मेन काम होता है लिपिड और वसा का पाचन करना। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स बदल देता है, रेनिन दूध के कैसिनोजेन प्रोटीन को कैसीन में बदलता है। लाइपेज का मेन काम है लिपिड एंड वसा का पाचन करना। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, दूसरा जो आपका सेल है उसको ऑब्जोमेटिक सेल या फिर आपका पेराइटल सेल कहते हैं। ये जो ऑब्जोमेटिक सेल या आपका पेराइटल सेल है, इससे निकलता है एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl का स्त्रावण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सेक्रेशन करता है। ये बोल सकते हो आपके भोजन को पूरी तरीके से गलाने का मेन काम करता है। अत्यधिक अम्लीय है, अत्यधिक अम्लीय होता है, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। और अत्यधिक अम्लीय होने के चलते इसमें एंटीबैक्टीरियल नेचर भी होता है, जीवाणुनाशक गुण भी होता है। इतना तगड़ा एसिड है ना आपके पेट में, मतलब आपके अमाशय में, कि छोटा मोटा आप रोगाणु वगैरह खा लोगे, कुछ अनवांटेड चीज आप निगल भी लोगे, तो आपका HCl उसको डिसॉल्व कर देगा, उसको गला देगा, जला देगा, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें एंटीबैक्टीरियल नेचर भी होता है, जीवाणुनाशक भी होता है, और ये अत्यधिक अम्लीय होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको एसिडिटी होती है, अम्लीयता होता है। ठीक है, एसिडिटी में क्या होता है कि आपका ये जो चेस्ट वाला पोर्शन है, मतलब यहाँ से लेकर के ये गला तक जो है जलन होने लगती है आपको। रीज़न क्या होता है कि जब भी हम ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हैं या बहुत लंबे समय तक हमारा पेट खाली रहता है, तो भाई अमाशय का तो पेट खाली होना मतलब अमाशय खाली हो गया। ठीक है, तो हमारा अमाशय स्टमक लंबे समय तक खाली है, तो HCl तो वो समय समय पर निकालते रहेगा ना। वो तो उसका मेन क्या बोलना चाहिए कि एक साधारण रूटीन प्रक्रिया है, आप भोजन लो चाहे ना लो। तो यदि मान लो एक्सेस HCl हो जाता है, तो अतिरिक्त जो आपका एक्सेस HCl है, फिर वो ग्रास नली में ऊपर की ओर थोड़ा चढ़ने लगता है। तो भाई HCl एक एसिड है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसको झेलने की शक्ति केवल अमाशय की दीवारों में है, हमारी ग्रास नली ग्रसनी की दीवारों में नहीं है। इसीलिए जब वो ऊपर उठता है तो हमको जलन महसूस होती है। तो हम तुरंत क्या करते हैं, पानी बोतल उठाते हैं, पानी पी लेते हैं, कुछ समय के लिए ठीक लगता है, लेकिन फिर से जलन होती है। पानी अम्ल को कैसे शांत कर सकता है? अम्ल को शांत करने के लिए क्या देना पड़ेगा? क्षार देना पड़ेगा। जब अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो उदासीन हो जाएगा, उदासीनीकरण की प्रक्रिया होगी, लवण बनेगा और आपका जल बनेगा, होगा ना। ठीक है,
तो हम कोई भी क्षार तो नहीं डाल सकते ना। अब ऐसा तो नहीं है कि HCl को शांत करने के लिए हम NaOH पी जाएंगे, कास्टिक सोडा खा जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। जो क्षार हम खा सकते हैं, खाने योग्य जो आपके क्षार होते हैं, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चाहे हम डाइजीन खाते हैं उसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, आप जो जेलोसिल वगैरह पीते हो, ठीक है, उसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये एक प्रकार का क्षार होता है, ये HCl से क्रिया करता है और उसको उदासीन कर देता है। तो आपकी एसिडिटी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। इसको ज़्यादा मात्रा में सेवन करना हानिकारक इसलिए है, ज़्यादा खा लोगे तो सब HCl को वो कन्वर्ट करेगा किसमें, आपका लवण और जल में उदासीन कर देगा, तो फिर HCl स्टमक में कम हो जाएगा, तो भोजन का फिर पाचन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जिनको एसिडिटी वगैरह होती है वो इसको लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एग्जाम में पूछता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 को। ये एक प्रकार का एंटा एसिड है, एसिडिटी दूर भगाने के लिए आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की गोलियां, सिरप वगैरह ली जाती हैं, चाहे डाइजीन हो, जेलोसिल वगैरह हो, सब में यही सब्सटेंस होता है। ओके, तो याद रखेंगे HCl कहाँ से निकलता है, इस ऑब्जोमेटिक सेल या फिर पेराइटल सेल से जो है वो आपका निकलता है। लास्ट हमारा जो सेल है वो है गोबलेट सेल। इस गोबलेट सेल से म्यूसिन नामक पदार्थ निकलता है। ठीक है, इस गोबलेट सेल से म्यूसिन का जो है वो आपका सेक्रेशन होता है, म्यूसिन का स्त्रावण होता है। इसका मेन काम भोजन को लसलसा बनाना होता है। ठीक है, तो ये तीन सेल के मेन फंक्शन आप याद रखना। अमाशय में जो आपका चिप्स सेल होता है उससे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज निकलता है। पेप्सिन का मेन काम प्रोटीन का पाचन है, रेनिन का मेन काम कैसिनोजन का पाचन है जो कि दूध का प्रोटीन है, उसको वो कैसिन में बदल देता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। जो आपका लाइपेज है उसका मेन काम लिपिड और वसा का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा ऑब्जोमेटिक सेल या पेराइटल सेल, जहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि अत्यधिक अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, भोजन को मेन गलाने का काम करता है और एंटीबैक्टीरियल नेचर या जीवाणुनाशक होता है। गोबलेट सेल से म्यूसिन निकलता है जो कि भोजन को लसलसा जो है वो आपका बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमाशय। ठीक, आगे बढ़ें। अमाशय के बाद अब आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि अमाशय इतना वाला हिस्सा अमाशय है जहाँ से ये चालू हुआ, ये वाला हिस्सा जहाँ से चालू हुआ, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो गया, यहाँ से क्या चालू हो गया, ये वाले हिस्से से, यहाँ से आपका छोटी आंत जो है वो चालू हो जाता है। तो अगला हमारा जो आपका पाचक अंग है वो है, मतलब पाचन तंत्र के अंतर्गत अंग है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन या आपका छोटी आंत। ठीक है, अब देखो छोटी आंत अगर आप देखोगे तो नॉर्मली ऐसा लगता है कि ये जो येलो कलर में ऐसा अतड़ी जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, एक के ऊपर एक जो है ये आपका गुत्थम गुत्था है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये तो है ही स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने कहा यहाँ से चालू हो जाएगा, अमाशय यहाँ पे खत्म, और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत यहाँ से चालू हो जाता है। अब इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये 3D नहीं है। फिर ये अंदर से ऐसा घुस करके ये ऐसा पूरा फैलता है। ठीक है, कई मीटर लंबा है, अभी मैं इसकी लंबाई वगैरह भी बताऊंगा। फिर ये छोटी आंत जाकर के खुलता है बेटा बड़ी आंत में। छोटी आंत किस में खुलेगा, बड़ी आंत में। अमाशय से भोजन गया छोटी आंत में, फिर छोटी आंत ऐसे जो है ये पूरी तरीके से फिर जाकर के खुला किस में, बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत से ये जो आपका अनपचे भोजन होते हैं मल के रूप में वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत जुड़ रहा है अमाशय से और खुल रहा है बड़ी आंत पे। गॉट इट, छोटी आंत किससे जुड़ रहा है, अमाशय से, खुल रहा है इधर किसमें, बड़ी आंत में। ठीक, अब ये जो आपका छोटी आंत होता है इसके बारे में कुछ बेसिक बात मैंने इस पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर बताने के दौरान ही बता दिया था। ठीक है, कि भोजन का अवशोषण, ठीक है, भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन कहाँ होता है, अमाशय में होता है। और भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो होता है छोटी आंत में।
साथ ही मैंने आपको बताया था अगर जल वर्ड कहे कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत जब मैं अभी पढ़ाऊंगा तब दोबारा आपको बोल दूंगा, लेकिन याद रखना कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इतना पढ़ाने के बावजूद भी। भोजन का पाचन अमाशय में, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, लेकिन जल का अवशोषण बड़ी आंत में। ठीक है। अब ये जो छोटी आंत है, आप देख पा रहे हो कि ये तो काफी लंबा है, यहाँ से शुरू हो जा रहा है, फिर इधर 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 करते हुए पूरा ये बड़ी आंत में जाकर के खुल रहा है। तो ये जो छोटी आंत है बेटा, इसको तीन भागों में बांटा जाता है। छोटी आंत तीन भाग से मिलकर के बना होता है, और ये तीन भाग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। ये छोटी आंत कितने भागों में बटी होती है, तो छोटी आंत तीन भागों में बटी होती है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं, वो तीन भाग आपके सामने हैं। डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। अब हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, वैसे ही याद रखना। शुद्ध हिंदी हो सकता है लेकिन वो आपके लिए घातक है। इंग्लिश में याद रखोगे ज़्यादा अच्छा है। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार हिंदी में, फिर आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। ठीक। एक मैंने कहा डुओडेनम, डिओडेनम, डुओडेनम, अलग अलग प्रकार से प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपका होता है। ठीक है। तो आप सरल प्रोनाउंसिएशन याद रखो, इसको क्या कहा जाएगा, डुओडेनम। ठीक है। डुओ डुओडेनम। ठीक है। उसके बाद जेजुनम, जेजुनम। अब देखो मैं उसी चीज को हिंदी में इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को इंग्लिश देखते ही ऐसा ना, अक्षर ही समझ में नहीं आते, पढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, तारे जमीन पर हो जाता है। लेकिन उसी को आप हिंदी में लिख के दोगे तो वो तुरंत पढ़ लेते हैं, इसीलिए मैं लिख देता हूँ ऐसा, ताकि आप नोट्स वगैरह से बाद में रिवीजन वगैरह पढ़ो तो आपको आसानी हो जाए। ठीक है, जिनको आता है अच्छी बात है। इलियम। तो डुओडेनम, जेजुनम और आपका इलियम। ठीक है। एक कंपनी है जो ड्रोन्स वगैरह बनाती है, काफ़ी फेमस कंपनी है, क्या नाम है, डीजेआई। डीजेआई का नाम सुना होगा ना, अरे डीजे का नाम तो सुना होगा। ठीक है। तो डीजेआई कंपनी ड्रोन वगैरह बनाती है, इसके गिम्बल वगैरह भी आते हैं, काफ़ी फेमस कंपनी है। आप यूट्यूब मतलब नेट वगैरह में सर्च कर लेना। तो ये डीजेआई वर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डीजेआई से आपको छोटी आंत के ये तीन भाग याद हो जाएंगे। डी से डुओडेनम, जे से जेजुनम और आई से इलियम। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। और इसी क्रम को क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसी क्रम, यही बढ़ता हुआ क्रम है लंबाई के आधार पर। ये बढ़ता हुआ क्रम है लंबाई के आधार पर। मतलब इसमें सबसे छोटा, लंबाई में अगर देखोगे तो छोटी आंत में सबसे छोटा डुओडेनम ही होता है और सबसे बड़ा इलियम ही होता है। सबसे छोटा डुओडेनम होता है, सबसे बड़ा इलियम होता है। इसीलिए मैंने कहा ऐसा ही क्रम याद रखना, डीजेआई। ये डीजेआई जो है ना, ये बढ़ता हुआ क्रम है। डुओडेनम सबसे छोटा हिस्सा है, इलियम जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है। गॉट इट। ठीक है। कितना छोटा कितना बड़ा, डुओडेनम होता है अप्रोक्स, अप्रोक्स वही पूछता है एग्जाम में। डुओडेनम होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। जेजुनम होता है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। और इससे भी 1 मीटर बड़ा होता है इलियम, ये होता है 3.5 मीटर। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3.5 मीटर। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो आप देख सकते हो भाई, सबसे छोटा कौन सा है, डुओडेनम, और सबसे बड़ा कौन सा है, इलियम। इसीलिए याद रखना डी जे आई। ये क्या है, इसका बढ़ता हुआ क्रम भी है, प्लस आपका छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा कहलाता है डुओडेनम, बीच वाला हिस्सा कहलाता है जेजुनम और अंतिम वाला हिस्सा कहलाता है इलियम। शुरुआती हिस्सा सबसे छोटा होता है, मात्र 2.5 सेंटीमीटर। फिर जो आपका जेजुनम होता है वो 2.5 मीटर, इलियम होता है 3.5 मीटर। अब इसको देखो, यहाँ पे इंगित किया गया है चित्र। डुओडेनम केवल इतना हिस्सा, केवल इतना हिस्सा, केवल 2.5 सेंटीमीटर इतना हिस्सा, यही है डुओडेनम।
बीच वाला जो आपका हिस्सा है वो है जेजुनम, और अंतिम हिस्सा जो जाकर के बड़ी आंत में खुलेगा, वो सबसे बड़ा होता है, इधर लंबा होता है ये, वो कहलाता है इलियम। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब इस चित्र को मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, ये देखो, ये यहाँ पे अमाशय खत्म हो गया ना, यहाँ पे अमाशय खत्म हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यही है डुओडेनम। यही है क्या आपका डुओडेनम। 2.5 सेंटीमीटर होता है ये, और बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस डुओडेनम में ही, इतने वाले हिस्से में ही, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, इतना वाला हिस्सा, इस डुओडेनम में ही देखो यकृत नलिका आकर के खुलती है। यकृत नलिका खुलती है, यकृत की नलिका। इस डुओडेनम में ही पित्ताशय नलिका खुलती है। कौन सी नलिका खुलती है? पित्ताशय नलिका। और इस डुओडेनम में ही अग्नाशयी नलिका खुलती है। अग्नाशय से स्त्रावित होने वाले जो एंजाइम होते हैं, अग्नाशयी नलिका के द्वारा डुओडेनम में खुलते हैं। यकृत के जो भी प्रोटीन एंजाइम होते हैं वो यकृत नलिका के द्वारा डुओडेनम में खुलते हैं। पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है वो पित्ताशय नलिका के थ्रू डुओडेनम में खुलता है। रीजन क्या है? क्योंकि इधर अमाशय से जब भोजन आता है ना, और जब ये भोजन इस प्रकार से छोटी आंत के डुओडेनम वाले हिस्से में गुजरता है, तब यहाँ पे यकृत नलिका से, यकृत से निकलने वाले प्रोटीन एंजाइम वगैरह, पित्ताशय नलिका से पित्तरस और अग्नाशयी नलिका से अलग अलग प्रकार के एंजाइम इस भोजन में आकर के मिलते हैं। ठीक है, यकृत नलिका को लीवर डक्ट कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दे रहा हूँ। पित्ताशय नलिका को बाइल डक्ट कहा जाता है। अग्नाशयी नलिका को पैनक्रिएटिक डक्ट कहा जाता है। गॉट इट? तो लीवर डक्ट, बाइल डक्ट एंड पैनक्रिएटिक डक्ट, तीनों प्रकार के डक्ट छोटी आंत के शुरुआती हिस्से डुओडेनम में खुलते हैं। गॉट इट? ठीक है, यकृत नलिका, अग्नाशयी नलिका, पित्ताशयी नलिका, तीनों जो है इस डुओडेनम में खुलते हैं। और ये डुओडेनम क्या है? डुओडेनम छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ें। तो डुओडेनम का जो अंतिम हिस्सा अब बन रहा है, ठीक, ये डुओडेनम का अंतिम हिस्सा कहाँ खुल रहा है? बड़ी आंत में, सॉरी, छोटी आंत का जो सबसे अंतिम हिस्सा है जो कि है इलियम। ठीक है, छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा जो कि इलियम है, वो किस में खुल रहा है? इधर आपका बड़ी आंत में खुल रहा है। लेकिन एक चीज आप थोड़ा सा और याद रखो इसमें। ठीक है, क्या याद रखोगे? कि अभी जो मैंने बताया उसको मेरे ख्याल से लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो यहाँ पे एक चित्र में अलग से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से चीजें खुल रही हैं मैं इमेज के माध्यम से आपको बता देता हूँ। चलिए, ताकि आप ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा है डुओडेनम। ठीक है, सफ़ेद कलर में आप उल्टा कंफ्यूज जाओगे, मैं इसको ग्रीन कलर ले लेता हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ से ये डुओडेनम हो गया, छोटी आंत का सबसे शुरुआती हिस्सा। इसमें जो है क्या क्या खुलेगा भाई? इसमें लीवर डक्ट खुलेगा, इसमें बाइल डक्ट खुलेगा, पित्ताशयी नलिका, और इसमें क्या खुलेगा? पैनक्रिएटिक डक्ट खुलेगा, अग्नाशयी नलिका। ठीक है, हिंदी अनुवाद आप करते रहना फिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम पहुंच जाते हैं किसमें? बड़ी आंत में। ठीक है, ये वाला अंग हमारे क्लास का कह सकते हैं कि अंतिम टॉपिक है, बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, अभी मैं इस चित्र में केवल उसी हिस्से को बताया हूं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है। हमने कैसा देखा है, किस प्रकार से ऐसा जो है आकर के जो छोटी आंत है ये अंदर घुसा, और अंदर घुसने के बाद इस प्रकार से पूरा फैला, और फैलने के बाद यहाँ जाकर के बड़ी आंत में खुल गया। तो शुरुआती हिस्सा ये क्या था हमारा? पहला हिस्सा डुओडेनम था, बीच वाला हिस्सा जेजुनम था, अंतिम हिस्सा क्या था हमारा? इलियम। तो क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी आंत का कौन सा हिस्सा बड़ी आंत में खुलता है, तो उत्तर क्या लोगे आप? इलियम लोगे। ठीक है,
अब बड़ी आंत के कार्य में अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, बड़ी आंत का मेन काम क्या होता है? जल का अवशोषण करना। क्योंकि देखिए भोजन का जो आपका पाचन है वो अमाशय ने कर दिया, उसके पोषक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत ने कर दिया। अब मेन बड़ी आंत में गया है व्यर्थ पदार्थ, मल, मल गया है। अब इस मल को ढीला नहीं कर सकते ना, पानी की कमी हो जाएगी नहीं तो शरीर में। तो जब यहाँ से व्यर्थ पदार्थ गुजरता है तो ये बड़ी आंत क्या करता है, उसमें से अतिरिक्त जो जल होता है उसका अवशोषण कर लेता है और एक सेमी सॉलिड पदार्थ बनाता है जो शरीर से मल के रूप में बाहर परित्याग कर दिया जाता है। तो इसका मेन काम क्या करना है? जल का अवशोषण करके मल का निर्माण करना। ठीक है भाई, जल का अवशोषण करेगा और एक सेमी सॉलिड बनाएगा, मतलब ये किसका निर्माण कर रहा है? मल का निर्माण कर रहा है। ठीक है। दूसरा, इस बड़ी आंत को कोलन भी कहा जाता है। क्यों, मैं बताऊंगा। बड़ी आंत को कोलन भी कहा जाता है। रीजन है क्योंकि कोलन ही इसका मुख्य हिस्सा है। इसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि छोटी आंत की भांति बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, ये भी पूछा है कई बार एग्जाम में, याद रखना। बड़ी आंत के 3 भाग क्या क्या होते हैं? सीसीआर, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। जैसे छोटी आंत के लिए डीजेआई याद रखे थे, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के लिए सीसीआर याद रखना, सीकम, कोलन, रेक्टम। कौन कौन सा हिस्सा है? सेम। जो शुरुआती हिस्सा है बेटा वो है आपका सीकम, जो पहला भाग है ना वो है आपका सीकम। मतलब अगर मैं इसमें बनाऊं ये वाला हिस्सा, ये है सीकम। ठीक है, ये क्या है आपका? सीकम। ये पहला भाग है, इसको कहा जाता है सीकम। ठीक। एग्जाम में पूछेगा कि जो छोटी आंत है वो बड़ी आंत के किस हिस्से में आकर के खुलता है? आंसर क्या लोगे आप? सीकम। क्योंकि छोटी आंत इधर है इस प्रकार से, यही तो आके खुलता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इसी सीकम में छोटी आंत खुलता है। ठीक है। उसके बाद मेन हिस्सा को बताने से पहले मैं अंतिम हिस्सा बता रहा हूं। अंतिम हिस्सा कहलाता है रेक्टम। ये जो अंतिम हिस्सा है ना, दिख पा रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ये है रेक्टम। अंतिम हिस्सा है रेक्टम। शुद्ध हिंदी में इसको मलाशय कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआती हिस्सा तो सीकम हो गया। शुरुआती हिस्सा क्या हो गया आपका? सीकम हो गया। अंतिम हिस्सा रेक्टम हो गया। अब बचा हुआ पूरा यहां से लेकर के पूरा यहां तक जो मेन हिस्सा है यही है कोलन। मुख्य भाग है ये। क्या? कोलन। तो उसको कैसे बताऊं? मैं यहां से ले रहा हूं पूरा यहां तक, ऐसा। ठीक है, पूरा वाला हिस्सा यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ये है एक्चुअल में क्या आपका? कोलन। ठीक है, ये मुख्य भाग है। कोलन जो है ये मुख्य भाग होता है किसका? बड़ी आंत का। इसके कारण ही बड़ी आंत को डायरेक्ट कोलन भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा बड़ी आंत को कोलन भी कहा जाता है, क्योंकि कोलन ही तो इसका मुख्य हिस्सा है। तो कभी कभार बड़ी आंत के लिए कोलन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कोलन वर्ड बोला जा रहा है, मतलब वो किसके लिए यूज किया जा रहा है? बड़ी आंत के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। तो याद रखना बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीसीआर करके याद रख लेना। शुरुआती हिस्सा सीकम है, फिर मेन हिस्सा बीच वाला हिस्सा या मेन हिस्सा कोलन है। अंतिम हिस्सा जहाँ पे मल इकट्ठा होता है उसको मलाशय या क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो मलाशय होता है, रेक्टम होता है, इसमें मल जो है वो आपका इकट्ठा होता रहता है, अंतिम हिस्सा होता है, और समय समय पर ये मल द्वार के थ्रू जो है शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब जो शुरुआती हिस्सा है वहां पे थोड़ा सा और ध्यान केंद्रित करो आप। ठीक है, इस शुरुआती हिस्से में आप देख रहे हो इस प्रकार से एक उंगली नुमा 2 इंच का संरचना होता है। ठीक है, 2 इंच की एक संरचना होती है। ये उंगली नुमा या केचुआ नुमा है, वॉर्म के समान है। वॉर्म मतलब क्या होता है? कृमि के समान है। ठीक है, वॉर्म के समान, कृमि के समान ये प्रकार की उभरी हुई संरचना है। इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं वर्मी फॉर्म। वर्मी फॉर्म मतलब वर्म के समान, कृमि के समान। ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, शुद्ध हिंदी में कृमि रूपी उपांत्र कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में वर्मी फॉर्म, वर्मी मतलब कृमि, फॉर्म मतलब उसके समान, उसके रूपी, कृमि रूपी, और अपेंडिक्स को क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में? उपांत्र, कृमि रूपी उपांत्र। तो ऐसा मत याद रखो, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स याद रखो। ये इस प्रकार से अतिरिक्त निकला हुआ हिस्सा ये मनुष्यों में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये मनुष्यों में एक अवशेषी अंग है। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ पूर्ववर्ती क्लासेस में आपको। मनुष्यों के अवशेषी अंग के दौरान मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूँ कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मनुष्यों में वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है। पहले जब मनुष्य क्या होता था कि कच्चे मांस या बिना पकाए जो है वो आपके सब्जी फल मूल कुछ भी खाते थे जानवरों के समान, तो वहाँ पे सेलुलोज का पाचन करने के लिए ये अंग था। अभी भी जानवरों में अगर आप देखोगे जो शाकाहारी मेन जानवर वगैरह होते हैं उनमें ये पाया जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, और उनमें काम भी आता है, उनमें वर्किंग भी है। हमें पाया तो जा रहा है बट ये वर्किंग नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। और कई बार जो है अपेंडिक्स प्रॉब्लम होता है तो इस हिस्से को काट करके डॉक्टर अलग कर देते हैं, उसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहा जाता है। तो ये वर्तमान में हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारा अवशेषी अंग है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या देखा? पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने आज के क्लास में सबसे पहले जो है वो आपका अध्ययन किया किसका? ग्रसनी का, फेरिंग्स का। फिर हमने देखा जो है, एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ मैं। ग्रसनी फेरिंग्स में मैंने आपको बताया कि इसमें मेन श्वास नाल और आहार नाल का जुड़ाव होता है। एक का पार्ट याद रखना, एपिग्लॉटिस, जो भोजन के दौरान श्वास नाल को बंद कर देता है ताकि भोजन श्वास नली की ओर जो है वो न जा सके। फिर मैंने बताया ग्रास नली। ग्रास नली को मैंने बताया कि ये ग्रसनी को अमाशय से जोड़ता है, ये कनेक्ट करता है फेरिंग्स को स्टमक से। इसमें म्यूकस का सेक्रेशन होते रहता है, श्लेष्मा का स्त्रावण होते रहता है, जो भोजन को सरकाकर आसानी से अमाशय में भेज देता है। फिर हमने अमाशय स्टमक को देखा जिसका मेन काम होता है भोजन का पाचन करना। लगभग 4 घंटे तक भोजन इसमें रहता है। 3 प्रकार की कोशिका याद रखनी है, चिप्स सेल, ऑब्जोमेटिक सेल या पेराइटल सेल, और गोबलेट सेल। चिप्स सेल से निकलता है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन में, मतलब पेप्सिन मेन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध के कैसिनोजन को कन्वर्ट करता है केसिन में। लाइपेज का मेन काम होता है लिपिड एंड वसा का पाचन करना। ऑब्जोमेटिक या पेराइटल सेल से HCl सेक्रेट होता है जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, अत्यधिक अम्लीय है और एंटीबैक्टीरियल नेचर का भी होता है। जो गोबलेट सेल होते हैं वहां से म्यूसिन निकलता है जो कि भोजन को लसलसा बनाता है। उसके बाद मैंने बताया आपको छोटी आंत, जिसका मेन काम भोजन का अवशोषण करना होता है। भोजन की जगह यहाँ पे भोजन सही वर्ड क्या है? पोषक पदार्थ। भाई, पाचित भोजन में क्या रहते हैं? पोषक पदार्थ। तो मेन भोजन बोलने का अच्छा है पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है, जबकि जल का अवशोषण कौन करता है? आपका बड़ी आंत करता है। ठीक है, तो मैंने बताया छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। शुरुआती हिस्सा डुओडेनम, फिर उसके बाद बीच वाला हिस्सा जेजुनम, फिर अंतिम हिस्सा इलियम, जिसमें सबसे छोटा जो है वो डुओडेनम होता है 2.5 सेंटीमीटर, जेजुनम होता है 2.5 मीटर, इलियम होता है 3.5 मीटर। हालांकि ऐसा लंबाई नहीं पूछेगा बट याद रख लो, बस आप याद रखना क्रम DJI। ठीक है,
उसके बाद यही इलियम आगे जाकर के किस में खुलता है भाई, बड़ी आंत में खुलता है। तो बड़ी आंत का मेन काम जल का अवशोषण करके मल का निर्माण करना होता है। बड़ी आंत 3 भाग से मिलकर के बना होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। छोटी आंत जिस हिस्से में खुलता है वही है आपका सीकम। इसी में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है, जो कि वर्तमान में अभी अवशेषीय अंग है। मेन हिस्सा है कोलन, इसीलिए बड़ी आंत को कोलन भी कहा जाता है। अंतिम हिस्सा जहाँ पे मल जाकर के एकत्रित होता है उसको रेक्टम या क्या कहा जाता है, मलाशय जो है वो आपका कहा जाता है। यहाँ शरीर के द्वारा समय समय पर जो आपके मल हैं वो बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास में ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो है समाप्त होता है। जो छात्र मुझसे जो है आपका जीके पढ़ना चाहते हैं, जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज जो है एकेडमी के द्वारा रन किए जाते हैं, जिसमें से एक प्रयोगशाला परिचारक का भी कोर्स है। प्रयोगशाला परिचारक में जो आपका जीएस वाला पार्ट है, जिसमें बेसिकली छत्तीसगढ़ का कंप्लीट जीएस हर एक टॉपिक जो हम पीएससी और व्यापम के लिए पढ़ाते हैं, लगभग 180+ लेक्चर्स, साथ ही साथ आपका इंडियन जियोग्राफी वो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। इसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लास बहुत ही कम दाम पर 2,990 रुपये में जो है वो आपका प्रोवाइड की जा रही है। बहुत सारे इसमें एडमिशन हो चुके हैं, एडमिशन चल ही रहे हैं। ये जो आपका पूरा का पूरा टॉपिक है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का केवल शुल्क 2,990 रुपये रहता है, इस शुल्क में आपको कंप्लीट छत्तीसगढ़ के साथ साथ इंडियन जियोग्राफी भी दिया जा रहा है। इसका जो अवधि है वो 6 महीने का है। ठीक है, तो ये इस एग्ज़ाम के साथ साथ बाकी हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें वही क्लास दी जा रही है जो पीएससी और व्यापम के लिए दी जाती है। इसके अलावा कोर्स ओरिएंटेड और भी जो है बहुत सारे कोर्स हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपका क्लासेस है अलग से। केवल जीएस आप हमसे ले सकते हैं, आप केवल इंडियन जीएस ले सकते हैं, केवल छत्तीसगढ़ जीएस हमसे पढ़ सकते हैं। एडीओ के क्लासेस जो है वो आपके चल रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक के क्लासेस जो है वो आपका चल रहे हैं। तो अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं, जिसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये जो नंबर है 7470960094, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी पेड क्लासेस हैं उनकी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। याद रखिएगा, इस नंबर पे केवल वही मैसेज करें जिनको पेड क्लासेस की जानकारी लेना है। फ्री क्लासेस के लिए स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको एकेडमी मैनेजर के द्वारा सारा जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, अगली क्लास में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।